जहाज बनाना जटिल है, खासकर उच्च प्रदर्शन वाले पोत बनाना। लेकिन आम लोग भी जानते हैं कि इसका मकसद यात्रियों या माल को सुरक्षित पानी के पार ले जाना है, या शायद जाकर कुछ चीजें उड़ा दो। लेकिन असल में आखिरी हिस्सा यानी डूबे बिना वाला हिस्सा, ना कि उड़ाने वाला हिस्सा, आरपी फ्लिप के साथ काफी छूट के साथ लिया गया है, जो कि अब तक का एकमात्र खुद डूबने वाला जहाज है। शीत युद्ध में नौसेना अनुसंधान के लिए बनाए गए फ्लिप की सेवा 1960 के दशक की शुरुआत से है। ये इकलौता जहाज है जो रिकॉर्ड पर 300 से ज्यादा बार डूबा और उभरा है। लगता है टाइटैनिक तुझे भी मात दे दी। फ्लिप उस कहावत का नौसेना संस्करण है। ये काम नहीं करना चाहिए लेकिन करता है। इसका डिजाइन इसका इतिहास से भी अजीब है। अब शीत युद्ध के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका एक बहुत ही खास समस्या का हल चाहता था। कैसे एक पनडुब्बी से परमाणु मिसाइल लॉन्च की जाए बिना पनडुब्बी की लोकेशन बताए। इसका जवाब तुरंत साफ था। आपको बस इतना करना है कि मिसाइल को पानी के नीचे से लॉन्च करना है। इस तरह पनडुब्बी को कभी सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती और दुश्मन ये पता नहीं लगा सकता कि मिसाइल कहां से लॉन्च की गई थी। इसे सबरॉक प्रोजेक्ट कहा गया और इसमें सिर्फ एक ही समस्या थी। समुद्र तल की ढलानदार बनावट के कारण पानी के नीचे ध्वनि तरंगों के आयाम में उतार चढ़ाव को कम समझा गया था। अगर सोवियत पनडुब्बी सतह या सतह के नीचे से मिसाइल दागती तो अमेरिकी पनडुब्बियां इन उतार चढ़ावों के कारण दुश्मन का सटीक पता नहीं लगा पाती। फ्लिप समस्या का हल था, लेकिन नौसेना अनुसंधान कार्यालय में किसी ने यूं ही नहीं कहा कि ऐसा जहाज फंड करें जो वही एक काम करे जो जहाजों को नहीं करना चाहिए और रिसर्च के लिए इस्तेमाल हो। अब जाहिर है पहली सोच यही थी कि मौजूदा जहाजों या पनडुब्बियों का इस्तेमाल करके ही अनुसंधान किया जाए, लेकिन यह संभव नहीं था क्योंकि खुले पानी में जहाज और पनडुब्बी दोनों ही डगमगाते और ऊपर नीचे होते हैं। यूएसएस बैर पनडुब्बी को पहले अनुसंधान में इस्तेमाल किया गया, लेकिन जल्द ही यह अनुपयुक्त साबित हुई। इसमें 100 फुट लंबे बूम्स थे, पर 300 फुट गहराई पर लहरों से पनडुब्बी बहुत हिलती थी, जिससे दिशा संदर्भ नहीं मिल पाता था। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आप पूरी तरह स्थिर नहीं हैं, तो ध्वनि स्रोतों की सही दिशा पता करना मुश्किल होता है। जब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही थी कि किस तरह का प्लेटफॉर्म बनाया जाए, उस समय नौसेना के साथ काम कर रहे वैज्ञानिक डॉक्टर एलन वाइनर ने देखा कि एमओपीज ऊबर खाबर पानी में भी बहुत स्थिरता के साथ तैरते हैं। तो क्या होगा अगर आप एक बड़ा एमओपी बनाएं, उसमें रिसर्च उपकरण रखें और उसे उल्टा कर दें। ऐसे ही आरपी फ्लिप बना। शुरुआती आवश्यकताएं बहुत बड़ी थीं। नए जहाज का ड्राफ्ट 300 फीट होना चाहिए था ताकि उस पर पानी के नीचे काम करने वाले हाइड्रोफोन लगाए जा सकें, और जहाज भी बहुत शांत हो ताकि हाइड्रोफोन को बाधा ना हो। जहाज के पानी के नीचे हिस्से में ज्यादा टॉर्शनल कठोरता और सतह पर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब होनी चाहिए थी। इन सबके अलावा उसे एक मुख्य आवश्यकता भी पूरी करनी थी, खुद को जानबूझकर डुबोना बिना सभी को मारे। आरपी फ्लिप यानी रिसर्च प्लेटफॉर्म फ्लोटिंग इंस्ट्रूमेंट प्लेटफॉर्म, जिसने सभी जरूरतें पूरी की। इसकी खासियत इसकी उछाल शक्ति है। फ्लिप में इतनी उछाल होनी थी कि वह सचमुच डूब ही न सके, और गंडरसन ब्रदर्स इंजीनियरिंग, जिसने इसे बनाया, ने इस समस्या का हल यह निकाला कि उन्होंने जहाज के आगे के हिस्से के नीचे का सब कुछ काट दिया और एक बहुत लंबा स्पार बॉय जहाज से जोड़ दिया। इसी वजह से जब इसे ऊपर से देखा जाता है तो ये एक जहाज और पनडुब्बी के मिश्रण जैसा, या फिर अगर आप थोड़े रचनात्मक हैं तो एक विशाल सिर वाले यांत्रिक समुद्री सांप जैसा दिखता है। तैराकी का सिद्धांत काफी सरल है। जब तक किसी वस्तु का औसत घनत्व उसके चारों ओर के तरल से कम होता है, वह डूबेगी नहीं। आर्किमिडीज को सलाम। फ्लिप से जुड़ी हुई जिस प्रकार की बुआएं है, उसे स्पार बुआएं कहा जाता है। स्पार बुआएं पतली लंबी होती हैं, जो सीधी तैरती हैं और समुद्र की हलचल में भी बेहद स्थिर रहती हैं, इसलिए ये जहाज के लिए आदर्श हैं। इसी कारण ये अब भी समुद्र विज्ञान अनुसंधान के लिए पसंदीदा बुआएं हैं। आर्थ फ्लिप की स्पार बुआएं दुनिया की सबसे लंबी है। पूरा जहाज 355 फीट या 108 मीटर लंबा है, और सिर्फ बुआई ही जहाज की कुल लंबाई में से 315 फीट या 96 मीटर की है। अधिकांश समुद्र विज्ञान स्पार बुआएं कुछ मीटर लंबे होते हैं। बुआएं टेपर शेप की है, जिसकी चौड़ाई स्टर्न पर 6 और आधा मीटर तथा बो पर 4 मीटर तक संकरी होती है। टेपर डिजाइन जहाज को लहरों के प्रति कम संवेदनशील बनाता है,
10 मीटर ऊंची लहरों में भी जहाज ऊपर नीचे 1 मीटर से कम हिलता है। मूल इंजीनियर एड चिल्डर्स ने याद किया कि जहाज ऊंची लहरों में भी असामान्य रूप से स्थिर था। वह अपने साथी क्रूमेट्स के साथ ऊपरी डेक पर कॉफी पी सकते थे जब 6 मीटर ऊंची लहरें जहाज से टकराती थीं और प्लेटफॉर्म एक असली द्वीप जितना स्थिर लगता था। ऐसी चीज बनाना जो 90 डिग्री घूमे और 1 महीने पानी के नीचे रहे, इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि सब कुछ घुमाव के दौरान भी काम करे। हर जनरेटर, रिसर्च इंस्ट्रूमेंट, पानी की टंकी, टॉयलेट, बंक, रेलिंग, शावर हेड, फ्रिज का दरवाजा आदि सब कुछ घूमने की प्रक्रिया ध्यान में रखकर डिजाइन करना होता है। हर चीज का दोहरा उद्देश्य होता है, यानी 2 तरह से इस्तेमाल हो सकता है। इसी वजह से फ्लिप का दौरा उन अजीबोगरीब मेले के घरों जैसा ही होता है। दरवाजे फर्श और दीवारों पर लगे हैं, छत में पोर्थोल्स हैं और कई चीजों के घूमने वाले माउंट्स हैं। उत्प्लावन को अधिकतम करने के लिए जहाज से सारी प्रणोदन प्रणाली हटा दी गई थी। फ्लिप में 200 हॉर्स पावर और एक 54 हॉर्स पावर का जनरेटर है, जिनका उद्देश्य सिर्फ अनुसंधान उपकरणों व रहने की जगहों को बिजली देना है। जहाज में कोई प्रोपेलर नहीं है और शोध शुरू होने से पहले इसे अपनी स्थिति में खींच कर लाया जाता है। जहाज की फ्लिपिंग क्षमता के लिए उसके बैलास्ट टैंक सबसे अहम हैं, जिनके बिना वो काम नहीं कर सकता, है ना? एक बार फ्लिप को उसकी इच्छित जगह पर खींच कर ले जाया जाता है तो जहाज पर मौजूद वैज्ञानिक शोध उपकरणों को तैयार करते हैं। इनमें से कुछ उपकरण स्पार बॉय के बाहर लगाए जाते हैं, जबकि कुछ जरूरत के हिसाब से अंदर लगाए जाते हैं। फिर वे क्रू को आगे बढ़ने का संकेत देते हैं और फ्लिपिंग शुरू होती है। जहाज क्षैतिज से लंबवत होने में आधा घंटा भी नहीं लगता, जो इसे खास बनाता है। सिर्फ 30 मिनट के भीतर इसका ड्राफ्ट लगभग 13 फीट या 4 मीटर से बदलकर 300 फीट या 91.4 मीटर हो जाता है। यह बैलास्ट टैंकों पर निर्भर करता है, जिनकी संख्या अधिक होती है। क्रू वॉल्व खोलकर टैंकों में करीब 700 टन समुद्री पानी भरता है। पानी भरना स्टर्न से शुरू होता है और फिर पानी के वजन की वजह से उस हिस्से की तैरने की क्षमता कम हो जाती है और वो डूबने लगता है और नीचे की ओर मुड़ जाता है। सेक्शन दर सेक्शन बैलास्ट टैंक आगे की ओर भरे जाते हैं और हवा बाहर निकल जाती है। हर टैंक के भरने के साथ जहाज का पिछला हिस्सा समुद्र तल की ओर झुकता है और उसका अगला हिस्सा सूरज की ओर उठता है। बॉय करीब 700 टन का खंभा बन जाता है, जो जहाज को स्थिर रखता है और उसके बाद वैज्ञानिक अपना काम कर सकते हैं। फ्लिप पर कुल 16 लोग रह सकते हैं, जिनमें से केवल 5 असली क्रू सदस्य होते हैं, बाकी सभी वैज्ञानिक होते हैं। इस स्थिति में यह समुद्र में लगभग 35 दिनों तक टिक सकता है। ये 1500 गैलन ताजे पानी की टंकी और 31 गैलन प्रति घंटे के रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर मेकर से लैस है। जहाज काफी स्थिर था, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं थीं। एड चार्टर्स ने 1969 में हवाई के पास एक प्रदर्शनी में फ्लिप की पहली असली परीक्षा की कहानी सुनाई। करीब 2400 किलोमीटर दूर स्थित एक तेज तूफान ने 25 मीटर या 82 फुट ऊंची लहरें पैदा कर दी थीं। हे भगवान! फ्लिप को पहली बार समुद्र ने इतनी बड़ी चुनौती दी, जिससे चालक दल को जहाज के सबसे ऊपरी प्लेटफॉर्म पर जाना पड़ा, क्योंकि वहीं लहरें नहीं पहुंच रही थीं। उन्होंने जल्दी ही बिजली की आपूर्ति और खाने का एक बड़ा डिब्बा खो दिया। कप्तान को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि अगर लहरें बहुत ऊंची हो जाएं, तो यहां तक कि शक्तिशाली फ्लिप की तैरने की क्षमता भी खतरे में पड़ सकती है। डूबने के डर से उन्होंने उस जहाज पर जाने का फैसला किया जो फ्लिप को उसके रिसर्च पॉइंट तक खींच कर लाया था। सौभाग्य से उस दिन लहरें ज्यादा ऊंची नहीं थीं और जहाज आज तक नहीं डूबा, कम से कम अगर हम योजनाबद्ध न डूबने की बात करें तो। हालांकि ये लहरों की उग्रता के पैमाने का चरम सिरा है। फ्लिप दूसरे जहाजों से ज्यादा स्थिर है, क्योंकि इसका ज्यादातर भार यानी पानी से भरे बैलास्ट टैंक लहरों के नीचे होता है। ल्यूक लिनन, जो एक समुद्र विज्ञानी हैं और फ्लिप को चलाते थे, ने कहा कि चालक दल अक्सर खुद को तूफान के बीच में आराम करते हुए पाता था और दूसरी नावों को हवा और लहरों से जूझते हुए देखकर हंसता था। इंजीनियरों ने फ्लिप की स्थिरता को बेहतर बनाने का एक और तरीका खोजा, और वो भी एक बार फिर साधारण भौतिकी पर ही आधारित था। फ्लिप 3 पानी के नीचे पैर छोड़ता था, जो 10 टन के एंकर चेन थे। इनमें नायलॉन रस्सी बुनी थी और ये 32,000 किलोग्राम दबाव सह सकते थे। इतना दबाव सहन करने के लिए रस्सी को बेहद मोटा होना पड़ता था और ये खास रस्सियां 3.8 सेंटीमीटर
या 1.5 इंच व्यास की थीं। हालांकि ये तरीका ज्यादातर समय काम करता था और केवल स्थिरता ही बढ़ाता था, लेकिन मैक्सिको की खाड़ी में एक अभियान के दौरान एक तेज धारा ने पहली चेन को खींच लिया और फ्लिप को 45 डिग्री के कोण पर झुका दिया। ये शायद सबसे नजदीकी मौका था जब फ्लिप अनचाहे डूबने के करीब पहुंचा, क्योंकि पानी के नीचे की धाराओं ने वो कर दिखाया जो असली लहरें कभी नहीं कर पाईं। समस्या सुलझाने के लिए कप्तान को नाव में जाकर नायलॉन रस्सी काटनी पड़ी जो एंकर चेन को थामे हुए थी। वैज्ञानिक और चालक दल अक्सर 1 महीने तक जहाज पर रहते थे और जब सामान समेटने और रवाना होने का समय आता था तो फ्लिप बस टैंकों से समुद्री पानी बाहर निकालने के लिए संपीड़ित हवा का इस्तेमाल करता था। यह प्रक्रिया उल्टे क्रम में की जाती थी, यानी सबसे आगे वाले टैंकों से शुरू करके और सबसे आखिर में पिछले टैंकों को खाली किया जाता था। सही क्रम बहुत जरूरी था। फ्लिप पर काम कर चुके समुद्र विज्ञान के प्रोफेसर जॉन हिल्डेब्रांड के अनुसार अगर कप्तान बैलास्ट टैंकों को गलत क्रम में भर देता तो जहाज क्षैतिज से लंबवत होने के बजाय अपनी धुरी पर घूम जाता, क्योंकि उछाल की ताकत उसे सतह पर लाने की कोशिश करती लेकिन सफल नहीं होती। फिर से क्षैतिज स्थिति में आने के बाद फ्लिप को वापस घर खींचकर लाया जाता था और अगली मिशन की तैयारी शुरू कर दी जाती थी। हालांकि यह खुद को डुबाने की क्षमता के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लेकिन फ्लिप वास्तव में समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 2 प्रयोगशालाएं थीं और बाहरी उपकरणों के लिए यह काफी लचीला था, जिससे वैज्ञानिक सेंसर लगभग किसी भी तरह तैनात कर सकते थे। इसमें 3 18 मीटर यानी 60 फुट लंबे डिप्लॉयमेंट बूम्स थे, जिससे वैज्ञानिक उपकरणों को इच्छानुसार तैनात या जहाज के ढांचे से जोड़ सकते थे, भले ही वो पानी में डूबा हो। फ्लिप द्वारा किया गया सबसे महत्वपूर्ण कार्य निश्चित रूप से उपरोक्त सबरॉक कार्यक्रम के लिए था। सबरॉक कार्यक्रम के लिए डिजाइन की गई परमाणु प्रक्षेप्य को सतह के नीचे से लॉन्च किया जाता था। वो सतह को तोड़कर बाहर निकलती थी और बैलिस्टिक मार्ग पर उड़ती थी। उड़ान के दौरान यह दुश्मन पनडुब्बी के अनुमानित स्थान के पास पानी में गिरकर विस्फोट करती थी। दुश्मन पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए सीधा निशाना लगाना जरूरी नहीं था, लेकिन दिशा और दूरी का मोटा अनुमान जरूरी था। फ्लिप इस काम को करने का तरीका पता लगाने में अहम भूमिका निभाता था। जहाज पर मौजूद वैज्ञानिकों ने लेजर लगाए और पहले से निर्धारित पानी के नीचे ध्वनि उत्सर्जित करने वाली वस्तुओं का पता लगाया। यह तथ्य कि फ्लिप इतनी अविश्वसनीय रूप से स्थिर थी, उन्हीं परीक्षणों में असफलता और सफलता के बीच का फर्क बन गया। ध्वनि के कारण थोड़ी बहुत बाधा भी आई थी। फ्लिप के पास कोई प्रणोदन प्रणाली नहीं थी और जहाज के ऑनबोर्ड उपकरणों को चलाने के लिए इस्तेमाल किए गए जनरेटर को इंसुलेट किया गया था और धनुष में रखा गया था, जो पानी की सतह से काफी ऊपर था। दूरी मापने के लिए लेजर बूम्स उपकरणों से इतनी दूर लगाए गए थे कि हस्तक्षेप कम हो। उस समय इन प्रयोगों के नतीजे चौंकाने वाले थे। फ्लिप की विज्ञान टीम ने डॉपलर सोनार का उपयोग करके, जो 75 से 200 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों का समर्थन करता है, हस्तक्षेप के ठीक नीचे महासागर और समीपवर्ती समुद्री वातावरण में आयतन प्रक्रियाओं के भौतिकी का अध्ययन करने में सफलता पाई। यह वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉपलर सोनार का वर्षों से पानी के नीचे नेविगेशन के लिए उपयोग किया जा रहा है। यह वही चीज है जो आपको एक पनडुब्बी में मिलती है। डॉपलर सोनार से लैस फ्लिप के जरिए विज्ञान टीम ने 1 घन किलोमीटर क्षेत्र में तरंगों की गति बेहद सटीकता से मापी, जो पहले संभव नहीं थी। उन्होंने सोनार के 20 मीटर दायरे में समुद्र की गति 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड सटीकता से मापी। इन खोजों से अमेरिकी नौसेना की पानी के नीचे दूरी पता लगाने की क्षमता में बड़ी प्रगति हुई, जो तब पनडुब्बियों की मुख्य समस्या थी। केवल यह जानने के अलावा कि आप जिसे मारना चाहते हैं उसे सटीकता से कैसे खोजें, फ्लिप ने अन्य खोजों में भी मदद की। जॉन हिल्डेब्रांड याद करते हैं कि जहाज के ऊपर एक सीढ़ी थी, जिससे चालक दल पानी की सतह से 30 मीटर या 100 फीट की ऊंचाई तक चढ़ सकता था, जिससे उन्हें बिना किसी रुकावट के दृश्य मिलता था। यह उनके सोनार प्रयोगों के लिए अहम था। बाद में यह वेल अवलोकन स्टेशन बन गया। हिल्डेब्रांड ने कहा कि दुनिया में कोई और जगह और कोई दूसरा जहाज इस तरह प्रजाति की पहचान, वेल की आवाज रिकॉर्डिंग और व्यवहार अवलोकन का समन्वय नहीं कर सकता था। फ्लिप पर बैठकर चालक दल ने ब्लू और फिन वेल के प्रजनन अनुष्ठान और आकर्षण के लिए उनके गानों का उपयोग देखा। फ्लिप हाल एक अभियान में भी अहम भूमिका में था, जिसमें हवा और समुद्र के बीच गैसों और एरोसोल्स के आदान प्रदान का अध्ययन हुआ। इन निष्कर्षों से सैन्य और मौसम विज्ञान में यह समझने में मदद मिलती है कि रडार किरणें पानी की सतह को छूती हुई कैसे गुजरती हैं और तूफान बनते हैं। छिंगवांग के अनुसार
शोध के लिए उनकी टीम के लिए कोई अन्य प्लेटफॉर्म उपयुक्त नहीं था। फ्लिप का संकरा बेलनाकार शरीर हवा पानी को आसानी से बहने देता है, जिससे माप सटीक होती है। इस प्लेटफॉर्म की तारीफ इसलिए होती है क्योंकि इसमें इंजन नहीं है और ये बहुत शांत है। इन महत्वपूर्ण खोजों के अलावा फ्लिप का इस्तेमाल अलास्का और हवाई के पास लंबे समय तक अध्ययन के लिए किया गया था, ताकि तूफानों में तरंगों के बनने की प्रक्रिया को समझा जा सके। इसने प्रशांत महासागर की अशांति, तापीय संरचना, तरंगों तथा तापमान और ध्वनि तरंगों के संबंध पर दर्जन भर अध्ययन किए और महासागर वायुमंडल ऊर्जा आदान प्रदान का अवलोकन किया। इसके साथ ही फ्लिप ने समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में काफी प्रतिष्ठा हासिल कर ली, लेकिन 1990 के दशक में इसकी सेवानिवृत्ति का समय भी करीब आ गया। फ्लिप के सामने कुछ रणनीतिक सीमाएं थीं, जिससे 20वीं सदी के अंत में इसे जल्दी सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ सकता था। इसे बहुत उत्तर में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। अमेरिकी नौसेना आर्कटिक में शोध करना चाहती थी, लेकिन फ्लिप के इंजीनियरों ने चेतावनी दी क्योंकि जहाज ऐसी तरंग अवधियों के प्रति संवेदनशील था जो 17 सेकंड से ज्यादा हों। उस सीमा पर तरंग अंतराल असंतुलन से जहाज तरंगों से तालमेल खो सकता था और सतह के नीचे डूब सकता था। आर्कटिक अपने ऊंची और लंबी अवधि वाली तरंगों के लिए जाना जाता है और इसी वजह से फ्लिप को तुरंत दूर उत्तर की यात्रा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। जहाज को आर्कटिक से दूर रखने का एक और कारण था उसमें इस्तेमाल हुआ स्टील 4140। उच्च शक्ति स्टील कम तापमान में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता। इसी वजह से स्क्रिप्स इंस्टीट्यूशन, जो नेवी के आदेश के तहत फ्लिप का संचालन करता था, ने फ्लिप डो को फंड करने पर विचार किया था, जो हर संभव तरीके से मूल जहाज से बेहतर होता। लेकिन यह विचार कभी साकार नहीं हो सका। फ्लिप 2017 तक, या जब उसने अपना कथित आखिरी मिशन पूरा किया, तब तक संचालन में रहा। विडंबना यह रही कि बाद में इसे ठंडे बस्ते में डालकर कोविड के बाद फंडिंग कटने से जहाज को स्क्रैप कर दिया गया। उस समय ऑफिस ऑफ नेवल रिसर्च के लिए जहाज कार्यक्रम की देखरेख करने वाले रॉब स्पारिक के अनुसार जहाज को अगले 10 सालों तक इस्तेमाल करने लायक बनाने में लगभग $8 मिलियन खर्च होते और वो पैसा कहीं और बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता था। नेवी ने जहाज को तोड़ने को मैक्सिकन शिपयार्ड भेजा। सब खत्म लग रहा था जब तक द्वीप ने हस्तक्षेप नहीं किया। यूके स्थित कंपनी समुद्र के नीचे अनुसंधान में विशेषज्ञता रखती है और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जैसी समुद्र के नीचे की आवासीय जगहें बनाने का लक्ष्य रखती है। इसलिए यह समझना मुश्किल नहीं है कि वे फ्लिप में क्यों रुचि रखते होंगे। द्वीप फ्लिप का आधुनिक संस्करण बनाना चाहते थे, लेकिन जब असली जहाज कबाड़ में बिकने वाला था तो उन्होंने उसे खरीदकर फ्रांस ले जाने का फैसला किया, जहां उसकी मरम्मत और आधुनिकीकरण हो रहा है। काव्यात्मक रूप से कहें तो द्वीप ने फ्लिप की खास चाल जैसा कारोबारी दांव चला। जब सबको लगा वह डूब जाएगा, उन्होंने रूपक के तौर पर बेलास्ट टैंकों में हवा भरकर जहाज को सतह पर ला दिया। नए फ्लिप में बड़ी प्रयोगशाला, नए और बेहतर सेंसर व अनुसंधान उपकरण होंगे और ऐसी अफवाह है कि इसका इस्तेमाल समुद्र के नीचे वाहन लॉन्च करने में हो सकता है। फ्लिप को खुद 2026 में किसी समय फिर से लॉन्च किया जाना है, जो आधुनिकीकरण के जरिए मौत से बच निकलेगा और सातों समुद्रों में अब तक का सबसे अजीब जहाज होने का अपना खिताब मजबूती से थामे रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।